आदाब, सलाम, नमस्ते। वेलकम टू दिस न्यू इंडिया एजुकेशन ट्रस्ट मोटिवेशन सीरीज। आप सबका स्वागत है, खुशामदीद। आज के हमारे मेहमान हैं खुशनुदा चौधरी, जिनका ताल्लुक ओरिजिनली गांव मूसा शेर नगर, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश से है, लेकिन आपकी तालीम मुंबई में हुई है। आपकी जो अपब्रिंगिंग है वो मुंबई शहर में हुई है और आपने BUMS की पढ़ाई की है। आज आप शादी के बाद सेनेगल, वेस्ट अफ्रीका में आप हैं। आज हम बात करेंगे खुशनुदा चौधरी जी से, उनकी सक्सेस स्टोरी जानेंगे कि वो किस तरीके से जो है तालीम हासिल कर और अपनी जो कामयाबी की मंजिलें किस तरीके से खुशनुदा ने तय की हैं। आइए मिलते हैं खुशनुदा चौधरी से। खुशनुदा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुशनुदा, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएं। जो है अब हमारे जो ऑडियंस है, खास तौर से जो हमारे वीडियोस होते हैं वो गांव के लोगों के लिए हम बनाते हैं, गांव के बच्चियों के लिए, गांव के बच्चों के लिए बनाते हैं। आप हिंदुस्तान में गांव में पैदा हुई, मुंबई जैसे शहर में पली बढ़ी और अब सेनेगल में आप हैं, वहाँ आप जॉब भी करती हैं। तो किस तरीके से आपका ये जो तालीमी सफर है उसके बारे में आप हमारे ऑडियंस को बताएं। जी, अस्सलाम वालेकुम फॉर एवरीबॉडी। मेरा एजुकेशन उर्दू मीडियम से हुआ है 10th स्टैंडर्ड तक, अंजुमन तबलीगुल इस्लाम। उसके बाद हमने 11th और 12th जो है वो भी अंजुमन इस्लाम से किया, बट वो इंग्लिश मीडियम में किया। और बहुत अच्छा ऐसा था कि हमें कुछ बनना था 11th 12th के बाद। 10th तक तो मतलब ऐसा था कि ठीक है, हम एक एवरेज स्टूडेंट ही थे। 11th के बाद ऐसा पहले तो मैंने कॉमर्स में एडमिशन लिया था, फिर सडनली आया कि डॉक्टर बनना चाहिए, कॉमर्स में इंटरेस्ट नहीं आया, तो देन आई चेंज माय फील्ड। चेंज किया तो फिर साइंस में लिया एडमिशन। साइंस में फिर 11th 12th पढ़ा, अच्छे से पढ़ा, घर से ही पढ़ा। उस टाइम ट्यूशन और क्लासेस का इतना वो नहीं था। फिर पेरेंट्स भी ऐसे था कि पेरेंट्स ने तो कुछ नहीं कभी बोला है, जो भी करना है हमने किया है, कहीं भी जाना है, कहीं भी आना है। लेकिन मेरी सक्सेस स्टोरी में सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगी अल्लाह ताला का। जी, वॉट एवर आई एम हियर इज बस ब्लेसिंग है, वो अल्लाह का एक करिश्मा ही समझिए आप। क्योंकि मैं बहुत ज्यादा पढ़ने वाली, आई वॉज वेरी टैलेंटेड, बट मैं बहुत मेहनत करने वाली बच्चियों में नहीं थी। तो बस ये है कि अल्लाह ताला रास्ते खोलते गया। और जब मैं डॉक्टर बनना चाही तो मेरे दिल में हमेशा ये था कि मैं लोगों की मदद करूंगी, खिदमत। तो मेरी अम्मी जो है हमेशा ऐसा बड़े बड़े बुजुर्गों से, दीनदार लोगों से मिलती रहती थी। तो हमारी कम्युनिटी में तो था ही नहीं, जैसे हमारी कास्ट में है लोग लड़कियों को पढ़ाना थोड़ा सा एक वो समझते हैं कि पढ़ाना चाहिए, नहीं पढ़ाना चाहिए। थोड़े हमारे दादा वगैरह थोड़े इस माइंड के थे। तो अम्मी जो है उनके पास गई। अम्मी जो है उनसे मशवरा लिया। अम्मी ने उनसे पूछा कि मैं अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना चाहती हूँ, क्या करना चाहिए। तो वो भी बहुत दीनदार, बहुत अल्लाह वाली थी। उन्होंने बोला कि आप जो है अपनी बच्ची को जो बनाना चाहते हो बनाओ। आपका बच्चा अगर एक बार दीन हासिल कर लेगा तो वो जिस शोबे में जाएगा वहां दीन फैलाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आपने अगर बच्चे को डॉक्टर बना दिया है तो आपका बच्चा हाथ से निकल गया, ऐसा नहीं है। आप अपने बच्चों को दीन सिखाओ और दुनिया में हर जगह भेजो, चाहे वो जहां जाना चाहे। डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ। एक बार उनके दिल में अगर दीन आ गया तो फिर वो हर चीज से बचेंगे, वो फिर भटकने की उनकी वो कम हो जाती है। हाँ, बिल्कुल। फिर जो है अम्मी ने फिर बोला, तो फिर मैंने दे दिया एग्जाम। फिर मेरा नीट में जितना मार्क्स था उसके अकॉर्डिंग मेरा एडमिशन हुआ अक्कल कुआ में। तो अक्कल कुआ में फिर ऐसा था, उस टाइम मुझे ये नहीं पता था कि BUMS और MBBS इसमें बहुत डिफरेंस है। जी, हमारे अम्मी पापा ज्यादा पापा का अपना बिजनेस था। अम्मी ज्यादा पढ़ी नहीं लिखी नहीं थी, अम्मी असारा से थी, बट अम्मी ने एजुकेशन ज्यादा हासिल नहीं किया था।
जैसे मैं घर की बड़ी बच्ची हूँ, मुझसे बड़ी एक बहन थी और मैं, बाकी सब छोटे ही थे। जी। तो उस वक्त ऐसा था कि बीएमएस ठीक है, जहाँ मिल रहा है वहाँ एडमिशन ले लिया हमने फिर गवर्नमेंट के हिसाब से। तो मुंबई MUHS महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस में हमने वो किया, उसमें भरा काउंसलिंग से, फिर हमने वहाँ एडमिशन लिया। उसके बाद में फिर अक्कलकुआ में पढ़े लिखे हम काफी। हमने फिर वहाँ ऐसा है कि हम फर्स्ट 75 फर्स्ट और सेकंड के बीच में ही रहते थे जब भी। जी। लेकिन उस टाइम ये नहीं पता था कि सर्जरीज नहीं कर सकते हैं। मेरा एम था आई वांट टू बिकम अ गुड सर्जन। लेकिन जब मुझे पता चला सेकेंड और थर्ड ईयर में, तो मैं बहुत अपसेट हो गई कि अब आगे कोई मतलब कुछ रास्ता नहीं है बीएमएस करने के बाद। हाँ। तो बट मैंने कंटिन्यू किया, क्योंकि वो ऐसा टाइम था, पापा तो बोल रहे थे कि अगर आपको वापस करना है तो यू कैन डू एमबीबीएस कर सकते हो। पर थर्ड ईयर में आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि पीछे फिर से जाना तो मुझे सही नहीं लगा उस टाइम। हम्म। तो फिर मैंने वो तो मैंने फिर छोड़ दिया, कंटिन्यू किया अपना स्टडी अच्छे से, माशाल्लाह से अच्छे से किया पूरा। फिर मैंने गायनेक में मेरा इंटरेस्ट था कॉलेज लाइफ से। हाँ हाँ। इवन एडमिशन से पहले मम्मी मेरी हमेशा बोलती थी कि मतलब औरतों की हेल्प करना चाहिए। और जिस हिसाब से मतलब अपनी कम्युनिटी में अभी सब लेडीज डॉक्टर ढूंढते हैं, बट लड़कियां डॉक्टर बनेंगी जब तो हमें फिर मुसलमान डॉक्टर्स मिलेंगे फील्ड में। जी। तो फिर मैंने जो है गई मैं फिर अक्कलकुआ के बाद फिर मैंने मुंबई में अपना प्रैक्टिस स्टार्ट किया। अच्छा। तो मैं एक गायनेक डॉक्टर थी, उसके अंडर में काम किया मैंने। तो वो बहुत इम्प्रेस होती थी मेरे नॉलेज से। वो मुझे हमेशा बोलती थी कि लगता नहीं तुमने बीएमएस किया है, हम्म। क्योंकि मैंने स्टडी बहुत किया। तो मतलब बुक्स तो सेम ही होती है, जिस सिर्फ डिग्री का फर्क है। मतलब हाँ, आपको वो एक्चुअली चूंकि डिग्री क्या, इट्स एंटायरली वे ऑफ मेडिसिन जो है, एक एलोपैथिक मेडिसिन को फॉलो करता है और एक यूनानी मेडिसिन को फॉलो करता है। ये फर्क है जो एमबीबीएस और बीयूएमएस में है। मेरा बाकी एनाटॉमी और कोई फर्क नहीं है। फिजियोलॉजी सारे सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे से माशाल्लाह से हमने पढ़े, हमने खुद पढ़े। हमारे टीचर्स भी बहुत एडवांस नहीं थे, हम्म। क्योंकि वो लेवल का। और उस टाइम मैं बहुत बहुत पढ़ने का उस टाइम मुझे शौक हुआ था जब आई एंटर इन मेडिकल फील्ड। हम्म। तो हमने फिर बहुत पढ़ा। मतलब कभी मैंने उसके पहले इतना पढ़ाई नहीं की। तो जब मैं फील्ड में आती थी, कोई भी क्वेश्चन पूछता था अगर डॉक्टर्स, तो आई वुड लाइक गिव एन आंसर हमेशा। एनाटॉमी, कोई इन्फेक्शन, तो वो डॉक्टर्स बहुत इम्प्रेस होते थे। तो यहाँ भी जो आप बीयूएमएस जब आप कर रही थी, तो वहाँ जो पढ़ाई होती थी वो कौन से मीडियम में होती थी? उर्दू मीडियम में होती थी या इंग्लिश इंग्लिश मीडियम में? इंग्लिश 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 मीडियम। इंग्लिश में होती थी। लेकिन इसके यूनानी के कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो उर्दू में पढ़ने होते हैं। इवन अच्छा। अरेबिक अरेबिक भी होता है, एक सब्जेक्ट आपका अरेबिक होता है। हम्म। कुछ जो है मेडिसिन की जो जैसे अद्वियात जो होती है, जो हर्ब्स होती है, हम्म। वो उर्दू में है। बाकी सारा इंग्लिश में। हम्म। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, सब एवरीथिंग सब फिर हमने सारा इंग्लिश में पढ़ा। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि वी गॉट एक्स्ट्रा नॉलेज। जैसे हाँ। जैसे मैं फील्ड में आगे बढ़ी, तो मेरे पास अब एक्स्ट्रा नॉलेज है। जी। तो मैं एलोपैथी तो सबको पता है, लेकिन यूनानी का किसी को पता ही नहीं है। यहाँ हम्म। पर जब मैं आई हूँ, तो फिर कुछ अमेरिकन डॉक्टर्स आए थे हमारे हॉस्पिटल में। तो उन लोगों के साथ काम करके मुझे काफी मोटिवेशन मिला। एंड मैं बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो मैंने उन्हें बताई, जो उन्हें पता ही नहीं थी। जी। तो आज मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं है कि मैंने बीएमएस किया तो कुछ ऐसा कुछ गलत हुआ। फिर मैंने इंडिया में ही, फिर मुंबई में मैंने एक डिप्लोमा एक हॉस्पिटल से किया था गायनिक का, वन वन ईयर। फिर उसमें मैंने सारी चीजें सीखी, लेबर वगैरह सब वही सीखा था मैंने सर। नहीं, गायनी जो है उसमें खास तौर से बहुत जरूरत है कम्युनिटी को, बल्कि इंडिया में हर कम्युनिटी में, चाहे वो कोई भी कम्युनिटी हो, हम तो इसमें यकीन नहीं रखते हैं कम्युनिटी कोई डिस्क्रिमिनेशन में, और रखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सबको, चाहे जो भी हमारी सिटीजन्स हैं, हमारे नेशनल्स हैं, हमारे अपने लोग हैं, इंटरनेशनली, जी जी। नॉट टू टॉक ओनली अबाउट अवर नेशन। अब आप सेनेगल में हैं, आप इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रही हैं, तो वहाँ जरूरत इस बात की है कि यस, गायनी जो डॉक्टर्स हैं उनकी बहुत सख्त जरूरत है।
हर समाज में, हर जगह, हर देश में जरूरत है, और खासतौर से ऐसे देशों में जो पिछड़े देश हैं, जो बहुत ज्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है, जहाँ एजुकेशन की कमी है, वहां तो और ज्यादा जरूरत है गायनी डॉक्टर्स की। जी जी। फिर मैंने गायनेक का जो है शताब्दी हॉस्पिटल था एक इंडी मुंबई में, वहां पर किया मैंने 2 इयर्स। उसके बाद शादी वगैरह हो गई, थोड़ा फिर थोड़ा सा गैप आया बीच में, 2-3 इयर्स बच्चे वगैरह जब हुए। फिर जब मैं सेनेगल में आई हूँ तो मेरे दिल में हमेशा था, पैशन मेरा कभी कम नहीं हुआ। काफी जी। ऐसा बीच में मम्मी थोड़ी मेरी बीच में बीमार हो गई थी, फिर उनका इंतकाल भी हो गया, तो वो सारा फेज था बीच में। लेकिन फिर बाद में मैंने जब यहाँ आकर फिर मैंने रीस्टार्ट किया। हम्म 3 साल का एक पोज आप समझ लीजिए लाइफ उसमें करियर में था। फिर यहाँ उसके बाद सेनेगल में आने के बाद कैसे आपने अप्रोच किया किसी हॉस्पिटल को? चूंकि आपने बीयूएमएस किया है, आई डोंट नो कि दूसरे कंट्रीज में जो है वो यूनानी तिब को, यहाँ हो सकता है गल्फ कंट्रीज में उसको रिकॉग्निशन मिलता है, लेकिन अफ्रीका में कौन से कंट्रीज है जिनमें उसको रिकॉग्निशन मिलता है या नहीं मिलता? तो किस तरीके से आपने हॉस्पिटल को अप्रोच किया? मैंने अपना रिज्यूम दिया, एंड वॉट एवर नॉलेज जो मेरा था, मेरा जितना एक्सपीरियंस मेरा था, वो एक्सपीरियंस मैंने अपने रिज्यूम में लिखा था। और उन्होंने मुझसे बात की थी, कुछ इंटरव्यू लिए थे, कुछ क्वेश्चंस पूछे थे। तो फिर मैंने उन सब चीजों का उन्हें आंसर किया था, और फिर उन्होंने दे दिया। फिर उनको मेरा काम अच्छा लगा बाद में। ओके। एक बार अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है और आप अच्छी नॉलेज है आपकी, तो फिर वो डिग्री मैटर नहीं करती। वो आज अब मुझे ऐसा लगता है हाँ हाँ। कि अगर आपके, और आप जैसे इंडिया में कैसा सबको पता भी है ना, बीयूएमएस है, बीएचएमएस है। अफ्रीका में एज सच डॉक्टर है, मतलब डॉक्टर है, उनको फिर ये पता नहीं है अभी कि इतना डिफरेंस है। जैसे हम्म मुझे नहीं पता था हम्म करने से पहले। तो बाद में फिर मैंने फ्रेंच सीखी सेनेगल में। हम्म। तो सेनेगल में मैंने फ्रेंच सीखी और मेडिकल फ्रेंच भी सीखी इन्हीं लोगों के वहां जो साथ। है सेनेगल में फ्रेंच बोली जाती है? जी, फ्रेंच बोली जाती है, और इनका पूरा मेडिकल भी फ्रेंच में है। फ्रेंच में है। अच्छा, तो इसके अलावा और क्या चैलेंजेस आए आपको ज्वाइन करने के बाद, जब आप पेशेंट्स को हैंडल करती थी? उसके बाद क्या? मुझे थोड़ा सा ये हुआ कि लैंग्वेज समझ में नहीं आती थी इनिशियली। सबसे बड़ा मेरे लिए वही था, क्योंकि मेडिकल तो आई नो कि आई कैन डू, हम्म बट लैंग्वेज में कम्युनिकेशन कैसा होगा, और मुझे पढ़ना नहीं आती थी फ्रेंच। मैं कैसे समझूंगी, और जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो कैसे होंगे। तो 15-20 दिन तो काफी मेरे लिए था, डिफिकल्ट था, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। मैं जाती थी और मैं आती थी। तो हम्म। मैंने सोचा भी क्या करूं, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। फिर मैंने सोचा घर में बैठ के भी कुछ हासिल नहीं होगा, देन आई गो अगेन। हम्म तो मैंने अपना पढ़ना थोड़ा सा चालू किया, फिर पढ़ा, थोड़ा देखा इंग्लिश से फ्रेंच को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके। तो फिर मुझे थोड़ा मेडिकल फ्रेंच समझ में आ गया। हम्म। तो यहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है वो अलग है। जैसे इंग्लिश, जैसे इंडिया में हिंदी बोली जाती है, हाँ। ऐसे वॉल ऑफ बोली जाती है। तो आपको जब आप पेशेंट से इंटरेक्ट करते हो तो कॉमन लैंग्वेज का भी होना जरूरी है। हम्म। तो ओपीडीज मैंने ज्यादा अटेंड नहीं करी, इसलिए तो मैंने ओटी पे ही फोकस किया ज्यादा यहाँ पर। ओके। तो ओटी के सारे प्रोसीजर पहले वो मुझे देखते थे जब मैं करती थी। हाँ, ओटी तो में आपको उतना पेशेंट्स के साथ तो इंटरेक्शन उतना नहीं करना है आपको, तो जो आपके कलीग्स हैं, डॉक्टर्स हैं, जिनके साथ आप काम कर रही हैं, जिनके जिनको आप असिस्ट कर रही हैं, उनके साथ आपको ज्यादा इंटरेक्ट करना है। जी, फिर मैंने यहाँ करते करते फिर मैंने यहाँ सिजेरियन सर्जरीज की, फिर मैंने यहाँ ट्यूमर की सर्जरीज की, फिर मैंने यहाँ ब्रेस्ट सर्जरीज की, और उसके बाद फिर मैंने हिस्टेरेक्टमी की। तो आई लाइक स्टेप बाय स्टेप मुझे अल्लाह ताला ने देता गया और मैं आगे बढ़ती गई। हम्म। कभी 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 ये होता था कि मेरे दिल में आता था, क्यों आ रही हूँ मैं, ऐसा मतलब दिल में आता है ना आपकी कि आप फ्री में काम कर रहे हो दो जी साल जी 3 साल। जी जी। तो जब मेरे दिल में आया तो जब ही उसी वक्त कुरान की एक आयत आई, किसी ने मतलब फॉरवर्ड किया था। उसमें लिखा हुआ था वज्जुहा वल्लैली इज़ा सजा। जब प्रॉफिट को अल्लाह ताला बोलते हैं ना, हम तुम्हें इतना देंगे तुम खुश हो जाओगे। जी। तो जब वो आयत मेरे सामने आई तो फिर मैंने वो सोचना भी छोड़ दिया कि ठीक है, रिस्क तो अल्लाह के हाथ में है, वो भी मिलेगा ही। और
जितना अल्लाह ताला दे रहा है डबल तो होगा नहीं अगर मैं कमाऊंगी भी तो। शौहर का भी एक बहुत बड़ा हाथ है इसमें। शौहर ने मुझे ऐसा फ्री में काम करने के लिए कभी नहीं बोला कि तुम मत काम करो। कि फैमिली का सपोर्ट होना भी बहुत जरूरी है आपकी लाइफ में। कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन फैमिली की सपोर्ट नहीं होने की वजह से वो नहीं कर पाते हैं। तो तो आप ऐसे। यहाँ इस हॉस्पिटल में आप वॉलंटरीली काम करती हैं, एज ए वॉलंटियर काम करती हैं? जी जी जी। जी, नहीं ये बड़ी बात है, आप एज ए वॉलंटियर काम कर रहे हैं, तो ये सही मायनों में तो ये समाज की खिदमत है, सोसाइटी की खिदमत है कि आप वॉलंटरीली काम कर रही हैं, और आपका काम जो है वो सराहनीय भी है। और मेरे ख्याल से आपके जो सीनियर्स होंगे वह भी आपकी तारीफ करते होंगे और आपके काम से खुश भी होंगे। जैसे आपने बताया कि आपने इतनी सारी अलग अलग सर्जरीज में भी आपने हिस्सा लिया है और आपने खुद किया है, तो ये और एक अभी बड़ी एक बात है। अच्छी बात ये है कि वो अब इतने कॉन्फिडेंस हो गए हैं कि वो अब आते भी नहीं है। हम्म। वो बस कुछ अगर मुझे लगता है कि पेशेंट को कुछ अगर जरूरी मुझे लगता है तो मैं उनको कॉल करूंगी तो ही वो आते हैं। जी अदरवाइज वो ऐसे हो गए हैं कि मतलब अब सारी सर्जरीज वो मेरे ऊपर ही है मतलब। तो जी। कल ही मुझे डॉक्टर सब असिस्टेंट्स बोल रहे थे कि डॉक्टर खुशी सब सर्जरीज तो आजकल आप ही करते हो। मैं बोली इट्स ओके। हम्म। तो वो आई फील हैप्पी व्हेन जब ये सब होता है ना तो वो ही एक मोटिवेशन मेरे लिए बहुत हो जाता है। नहीं, दैट इज व्हाट मैटर्स कि आपको अल्टीमेटली जो है वो एट द एंड ऑफ द डे आप अपने काम से कितने खुश हैं और कितने सेटिस्फाइड हैं, और क्या आपको रात को पुरसुकून नींद आती है या नहीं आती। या बहुत अच्छी नींद आती है। हाँ, मनी जो है, मनी कैन नॉट ब्रिंग यू हैप्पीनेस, यानी पैसे से, दौलत से आप खुशी को खरीद नहीं सकते हैं। जी जी। खुशी जो है कुछ काम करके मिलती है, समाज की खिदमत करके जो खुशी मिलती है वो पैसा कमा के नहीं मिलती। पैसा जी अपनी जगह है, वो आपकी जरूरतों को पूरी करता है, लेकिन पैसा भी आपकी हर कोई जरूरत को पूरा नहीं कर सकता। तो जो जी जी। खुशी है, जो कंटेंटमेंट है, वो आपको उससे मिलता है जो आप काम करती हैं, सेवा करती हैं, समाज की सेवा करती हैं, जी जी उससे जी। आपको जो है वो बहुत सेटिस्फेक्शन और खुशी कंटेंटमेंट मिलती है। मिलता है। आई एम तो मैं। श्योर कि आपको बहुत अच्छी पुरसुकून नींद आती होगी रात में, क्योंकि आपने काम ऐसा कर रही हैं, समाज की सेवा कर रही हैं आप। मैं खुशनुदा एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप गांव में पैदा हुई, मुंबई जैसे शहर में, जो कि इंडिया का एक बहुत बड़ा शहर है जहां फिल्म इंडस्ट्री है, ऐसे शहर में आपकी तरबियत हुई है, उर्दू मीडियम स्कूलों में आपने पढ़ा, फिर आपने BUMS किया। आप हिजाब बांधती हैं, बुर्का आप पहनती हैं। ये जो हिजाब है या बुर्का है, ये आपकी तालीम में कहीं आड़े तो नहीं आया? स्कूल और कॉलेज तक तो कभी प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि हम जिस स्कूल में थे तो वो मुस्लिम स्कूल था, उर्दू मीडियम स्कूल था। अच्छा। और 11 12 भी उर्दू मतलब एक इस्लामिक फाउंडेशन का ही स्कूल था। ओके। तो पापा हमारे थोड़े रिलीजियस को हमेशा थोड़ा फोकस देते हैं हमेशा। नहीं, रिलीजियस होना कोई बुरी बात नहीं है, रिलीजियस होना अच्छी बात है। आप जी। रिलीजियस होना चाहिए, क्योंकि अगर आप रिलीजियस होंगे तो आप अच्छे काम करेंगे। कोई भी रिलीजन जो है आपको अच्छे काम करने के लिए कहता है, बुरे काम करने के लिए नहीं कहता। बाद में पापा हमेशा ये बोलते थे जब कॉलेज स्टार्ट किया तो पापा की एक बात हमेशा जहन में रहती है। पापा आज भी बोलते हैं और हमेशा से बोलते हैं। पापा बोलते थे दीन जो है वो तुम्हारी जिंदगी का मकसद है हम्म। और दुनिया जो है ये जरूरत है। हम्म। तो मकसद मकसद को हासिल करने के लिए जरूरत को कुर्बान कर सकते हैं लेकिन जरूरत के लिए मकसद को कुर्बान नहीं करना। हम्म। तो पापा ने हमेशा हमें ट्रेन में हो, बस में हो, कहीं घूमने जा रहे हो, हमेशा नमाज पढ़ाई है। फिर जब पापा ने नमाज पढ़ाई है और जब मैं हॉस्पिटल भी जाती थी तो पापा भी मुझे यही बात बोलते थे कि तुम फ्री में काम करो, मैं पैसा दूंगा, सैलरी मैं दूंगा, पैसे के लिए हम्म। काम नहीं करना कभी। हमेशा और हमेशा अम्मी भी यही बात बोलती थी कि लोगों की खिदमत के लिए इस पेशे में तुम आई थी और कभी पैसे के लिए नहीं भागना। जी। पापा भी हमेशा यही बोलते थे। तो इनिशियली थोड़ा क्योंकि मुंबई का जो कल्चर था वो थोड़ा मराठी वगैरह था। जब आप एक बार आप मराठी बोलने लगते हो ना तो फिर वो स्काफ मैटर नहीं करता है हाँ, मुंबई में। फिर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, आप मराठी बोलते तो आप मराठी हैं, दैट्स ऑल। तो उनको मुंबई में सिर्फ एक है कि आपको मराठी आनी चाहिए। हम्म। अगर आपको मराठी आती है तो वो कुछ ऑब्जेक्शन मुंबई का जो है इन्वायरमेंट, फिल्म इंडस्ट्री एक तरफ है और एक जो लोग हैं वो एक तरफ है, तो हम्म। जितना सब मिक्स हो जाते हैं उधर। जी जी। इतना कुछ बहुत ज्यादा मुझे प्रॉब्लम नहीं आया है इसका, अल्हम्दुलिल्लाह।
नहीं, ये एक नेचुरल बात है, एक फितरतन बात है कि आप जहाँ जिस जबान को बोला जाता है, जो जबान कल्चर है, अगर आप उस जबान को जान लेते हैं तो फिर आप उस कल्चर में मिक्स हो जाते हैं। और जब आप जी उस जबान को नहीं बोलते, नहीं सीख पाते, तो आप, जाहिर सी बात है, आप आपकी आइडेंटिटी अलग बनी रहती है, तो उसमें प्रॉब्लम्स होती है। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि जहाँ हम जाते हैं, जिस जगह हम जाते हैं, वहाँ की जबान, वहाँ का कल्चर हम सीखें। अगर महाराष्ट्र में है, वहाँ मराठी बोली जाती है, तो मराठी सीखना है, वो एक ये बात जरूरत है। मैं हमेशा सामने से बात करती थी। जैसे अगर मैं स्काफ में हूँ तो मैं अपने आप को ऐसे दबा के नहीं रखती थी कि मतलब मैं, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां ऐसी ऐसा सोचते हैं कि हम स्काफ में है तो हम मतलब इंफीरियर फील नहीं करना चाहिए हमें। हम्म। अगर स्काफ में है तो हम लोग का अपना एक अलग वजूद है, और उसके बाद हम सामने से बात करनी चाहिए हमें सभी से। फिर वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो या कैसा भी हाँ। उनका पहनावा हो, तो मैंने कभी उस चीज को अपने माइंड में लाया ही नहीं कि मैं स्काफ में हूँ और ये लोग ऐसा छोटे छोटे कपड़े पहन रहे हैं तो मैं क्यों इनसे बात करूँ। जी जी। मैं वो हर हमेशा एक का अपना कल्चर है, हर एक का अपना कल्चर है, जो है आपका अपना कल्चर है, पहल उनका करती अपना थी। कल्चर है। जी, जी जब मैं पहल करके उनसे बात करती थी तो वो इम्प्रेस होते थे फिर कि ठीक जी। है, इतनी अच्छे से बात कर, आपका नेचर भी होता है कि आप लोगों को कैसे अपना बना सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर आप वो जितना उनसे मीठा बोलेंगे, जितना आप अपने आप को अच्छा पेश करेंगे, उतना ही जो है वो आपको, आपसे उनकी मोहब्बत बढ़ेगी, आपसे कुर्बत बढ़ेगी। ये बहुत जरूरी है। खुशनुदा, एक बात मैं चाहूंगा कि आप खास तौर से गांव की बच्चियों के लिए कोई संदेश आप देना चाहें कि किस तरीके से, जैसे आपने मेहनत की है, मेहनत करके आपने BUMS किया, और आज जो है एक फॉरेन कंट्री में, सेनेगल में, वेस्ट अफ्रीका में, वहां आप वॉलंटरीली एक हॉस्पिटल में काम कर रही हैं, और आप बड़ी बड़ी सर्जरीज में आप हिस्सा लेती हैं और खुद परफॉर्म भी करती हैं। तो गांव की से पैदा हुई और अच्छे शहर में पली बड़ी, और फिर अभी फॉरेन कंट्री में हैं आप। तो एक बच्चियों के लिए, खास तौर से गांव की बच्चों के लिए, क्या कुछ मैसेज आप देना चाहेंगी पढ़ाई के बारे में खास तौर से? हालांकि अब वो पहले हालात नहीं है, अब बच्चियां पढ़ रही हैं। ऐसा नहीं है कि गांवों में बच्चियों को नहीं पढ़ाया जाता, जो है बच्चियों को पढ़ाया जा रहा है। लेकिन हाँ, अभी मुश्किलात हैं, उनके लिए जो है बहुत सारी मुश्किलात हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लड़कियां पढ़ रही हैं गाँवों में। तो उन बच्चियों के लिए क्या कोई संदेश आप देना चाहेंगी? जी, मैं उन बच्चियों को ये कहना चाहूंगी कि आपको जो पढ़ना है आप उसमें फोकस करो। उसमें आपके लिए देखो, जिंदगी में हालात सबके पास आते हैं। ऐसा हम्म। नहीं है कि आपकी लाइफ जो है एकदम स्मूथ जाएगी। तो हालात तो आपके ऊपर आएंगे, और आप जितना सीधे रास्ते पे चलोगे उतना ही आपके ऊपर हालात आएंगे, क्योंकि गैरों को नहीं आजमाता है ना अल्लाह, अपनों को ही आजमाता है। हम्म। तो हालात से नहीं कभी घबराओ, कभी नहीं घबराओ कि हम हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया, हमारे साथ ये हो रहा है। तो हमेशा जो है आगे की तरफ सोचो कि हमें आगे क्या करना है। अगर आपके यहाँ दिमाग पे में, मैं खुशनुदा एक करेक्शन कर दूं तुम्हें, जहां तक अल्लाह ताला का सवाल है, अल्लाह ताला जो है वो रब्बुल आलमीन है, जी वो रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है। जी है ना? वो मुसलमानों का रब नहीं है, वो पूरी दुनिया का, पूरी आलम का रब है। तो जी उसके लिए तो हर कोई उसका अपना है, चाहे वो उस पर यकीन रखता हो या ना रखता हो। वो तो जी वो रब्बुल आलमीन है। जी। तो जी नहीं, तो हालात अगर आपके ऊपर आते हैं तो हालात से नहीं घबराओ, सबसे पहली चीज। और दूसरा ये है कि मेहनत करनी है। जी। अगर 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 आपने कुछ चीज करनी है तो उसके लिए आपको रातों को जागना पड़ेगा, दिन को मेहनत करनी भी पड़ेगी। हम्म। कभी ऐसा होगा कि आपको ढंग से खाना ना मिले, कभी मिले। तो ये सारी चीजों से घबरा के फिर एक एक आप नई पर्सनैलिटी में एंटर करोगे। हम्म। दूसरी चीज ये है कि हमें जो है हर चीज का मुकाबला करने की हमें हमें हिम्मत होनी चाहिए। जी और जो आजकल का माहौल है गांव में, मुझे नहीं अभी तो मतलब सभी लोग पढ़ाते भी हैं तो इतना कुछ इशू नहीं आता है। दूसरी चीज ये है कि अगर हमें स्कार्फ पहनना है नहीं पहनना है, वो आपके अंदर से होना चाहिए। अब जी जी। जैसे आपका कोई फोर्स नहीं करे, जब आपके अंदर से वो चीज आएगी तो फिर आप घबराओगे नहीं। मुसलमान लड़कियों के लिए हो चाहे और अलग कम्युनिटी की हाँ, लड़कियां हो, किसी के लिए भी हो, बिल्कुल। तो हाँ आपको बस आपको जो ठानी है वो करना है। और दूसरा ये है कि माँ बाप की दुआ जरूर लेनी है, क्योंकि वो हाँ। एक बहुत, जी, बिल्कुल बिल्कुल। माँ बाप की नहीं, दुआ। शर्मो हया जो है वो लड़कियों के लिए जेवर है, एक तरह का। वो चाहे बुर्का पहनती हो या बुर्का ना भी पहनती हो, हिजाब बांधती हो ना बांधती हो, लेकिन शर्मो हया जो है वो हर तरह से
लड़कियों के लिए जेवर है। और सिर्फ ना कि लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए भी, खालिस लड़कियों के लिए ही क्यों, शर्मो हया तो लड़कों के लिए भी होता है, हर किसी के लिए होता है। अगर बेशरम लड़कियां हैं तो बेशरम लड़के भी हैं, है ना, दोनों तरफ ये बात जाती है। तो खालिस लड़कियों के लिए हम कहते हैं कि शर्मो हया सिर्फ लड़कियों के लिए, ऐसा नहीं है। शर्मो हया लड़कों के लिए भी है, जितना लड़कियों को बताया गया इतना ही लड़कों के लिए भी बताया गया है। और खाली हमारी मजहब में नहीं है, इस्लाम में नहीं है, कोई भी मजहब आप ले लीजिए, उस मजहब में जो है हमेशा अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं। अब ये अलग बात है कि फॉलोवर्स ने उनको किस तरीके से फॉलो किया। तो हर मजहब अच्छी बात बताता है, आप कोई भी मजहब पढ़ लीजिए, उसमें अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं, अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं। लेकिन फॉलोवर्स पे डिपेंड करता है कि वो उसको क्या फॉलो कर रहे हैं, उसको क्या मिस इंटरप्रीट कर रहे हैं। हर कोई आदमी कई बार अपने मतलब की बात निकालता है, सिर्फ उतनी फॉलो करता है जो उसको अच्छी लगती है, जो उसको अच्छी नहीं लगती वो फॉलो नहीं करता, है ना। तो ये बहरहाल ये सब बातें हैं। और ये है कि आपके अंदर ये पैशन होना चाहिए कि आप दूसरों की मदद करो। हाँ बिल्कुल। चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो या तो आप अपने से नीचे वालों की हमेशा मदद करो। जब आप मदद करोगे तो एक इल्म का दरवाजा है जो अपने आप खुलता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये आप मेरा मतलब मेरा सोच यही है कि मैं मदद करूं दूसरों की। जब आप दूसरों की मदद करोगे तो आप अपने आप कुछ बहुत सारी चीजें जो आपको अपने आप समझ में आ जाती है। हाँ कभी बिल्कुल दूसरों को ये नहीं सोचो कि अरे वो इतना आगे है तो मैं उसकी टांग खींचूं। बिल्कुल ये बिल्कुल। चीज खाली बस नहीं आनी चाहिए जिंदगी में। हाँ हमें ये सोचो कि मुझे दूसरों की मदद करनी, चाहे किसी भी लेवल पे करो। हाँ, अपने से पहले दूसरे को देखना है, यू ये नो। एक सक्सेस का, मेरी कामयाबी का अगर मैं आपको राज बताऊं तो सिर्फ यही है। हाँ नहीं नहीं, ये बिल्कुल आपकी जो कामयाबी है, वो आपका ये जो सर्विस बिफोर सेल्फ वाली जो बात है कि आप खुद से पहले अगर दूसरे को देखें कि उसकी आपने खिदमत करनी है, तो वो जाहिर एक कामयाबी का रास्ता है। अगर आप दूसरों की मदद करेंगे तो आपको कामयाबी खुद ब खुद मिलती चली जाएगी। तो बहरहाल गांव की बच्चियों के लिए आपने जो मैसेज दिया कि आपको ये डिसाइड करना है कि आप करना क्या चाहती हैं, वो आपको पहले डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। और आजकल आपको बहुत सारी जानकारी मौजूद है, मिलती भी है। गांव के लिए भी जो है बड़े बड़े चैनल्स, आजकल इंटरनेट हर जगह है, गांव में भी है, स्मार्टफोन्स हैं, उसमें चैनल्स हैं, आप उन चैनल्स पे जाके तलाश कर सकते हैं अपने अपने लिए मोटिवेशनल स्टोरीज, सक्सेस स्टोरीज, आप क्या आपको पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, वो सब मौजूद है। बस ये कि आपका एटीट्यूड अगर है देखने का, आप कहाँ अपना वक्त गुजारती हैं, किस चैनल को आप देखती हैं, कौन सी स्टोरीज आप सुनती हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अवेलेबल सब कुछ है नेट पर, अच्छा भी अवेलेबल है और बुरा भी अवेलेबल है। अब आपको ये देखना है कि आपको अच्छा देखना है कि बुरा देखना है। जी जी, मैं बिरादरी की उन लड़कियों के लिए भी हूँ जो शादीशुदा हैं। वो भी कुछ कर सकती है, ऐसा नहीं है हाँ कि शादी है हो गई है तो उनका लाइफ का करियर खत्म हो गया है। तो बिल्कुल, आप अगर चाहोगे तो आप शादी के बाद भी आप कर सकते हो। शादी इवन के अगर बाद भी कर सकते। है तो आप उनके साथ भी थोड़ा 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 करके, बोलते हैं ना, कतरा कतरा फिर समंदर है। बिल्कुल बिल्कुल। आप थोड़ा थोड़ा भी अगर, जैसे शादीशुदा लड़कियां हैं जो नहीं पढ़ पाई किसी वजह से, आज के जमाने में आप भी पढ़ सकती हैं। तो मेरा उनके हाँ लिए भी एक मैसेज है कि अगर आपने 10th पास किया है, 12th पास किया है, तो आप थोड़ा थोड़ा लेके आप अपना आगे करियर स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि हाँ, ओपन ओपन यूनिवर्सिटीज हैं, आप ओपन यूनिवर्सिटीज से एग्जाम दे सकती हैं। जी, अभी 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 आज के जमाने में क्या होता है, लड़कियों की शादी हो जाती है, फिर बच्चे हो जाते हैं, वो एक फैमिली प्रेशर में आ जाते हैं, फिर वो अपना सब कुछ भूल जाते हैं। हम्म फिर जैसे जैसे वो ब्रॉटअप होते हैं, फिर डिप्रेशन और बहुत सारी चीजों की शिकार औरतें आज हो जाती है, क्योंकि वो हम्म। अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करती हैं ऐसी चीजों में जिनको वो चाहती हैं। हाँ बिल्कुल। आप अपने लिए वक्त निकालो, आप अपने लिए 1 घंटा निकालो, 2 घंटा निकालो, आप अपने लिए वक्त निकालो, आपकी जो हॉबीज है आप वो काम करो। आप चाहे कुछ भी हो उसमें, हम्म। चाहे जो आपका काम हो, सिलाई हो, आपको घूमने का अच्छा लगता हो, आपको कुछ एक्सरसाइजेज अच्छी लगती हो, तो आप अपने लिए वक्त निकालो। तो फिर आपका जो है, आपका मेंटली पीस होना बहुत जरूरी है। हाँ बहुत जरूरी है। बस उन लोगों के लिए है कि सबका थोड़ा सा ध्यान रखते हुए अपने आप का भी थोड़ा ध्यान रखें। नहीं नहीं, ये बात आपने बहुत अच्छी कही कि आपको अपने लिए भी वक्त निकालना जरूरी है। और एक पढ़ी लिखी माँ जो है वो एक खुद अपने आप में एक तरबियत गाह होती है, खुद आप में अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन होती है माँ पढ़ी लिखी, और वो अपने बच्चों की अच्छे से तरबियत कर सकती है। जी ये आप बहरहाल खुशनुदा आपका
बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। और हमें उम्मीद है कि जो बच्चियां आपको सुनेंगी, इस हमारे इंटरव्यू को देखेंगी, वो आपकी मेहनत से और आपकी इस सफलता की जो ये स्टोरी है, कहानी है, आपकी जो ये सक्सेस स्टोरी है, इससे कुछ ना कुछ सीख जरूर हासिल करेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया खुशनुदा आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। अल्लाह आपके इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाता जाए। हम भी, आमीन आपने भी बहुत अच्छा काम शुरू किया है उम्मत के लिए। अल्लाह आमीन आपका हर काम कबूल करे। आमीन आमीन। हमें कुछ आप कुछ आपके लिए करेंगे इंशाल्लाह हम भी आगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह।